भी जरूर उस पर ध्यान देंगे कि जो जो समस्या आई है उसका कैसा समाधान किया जाए। अब मैं आग्रह करूंगा भूपेंद्र जी भाई साहब से कि वो भी जो गवर्नमेंट के द्वारा योजना चला जा रही है नेचुरल फार्मिंग को लेकर उस पर थोड़ा अपना मार्गदर्शन दे। प्राकृतिक खेती मिशन में प्रशिक्षण के लिए पधारे समस्त प्रशिक्षणार्थी बहनों को नमन करता हूं। भारत माता को नमन करते हुए हमारे मंचासीन, हमारे न्यास को निरंतर गति देने वाले आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, हमारे केशव जी भाई साहब, और आपके सामने मातृशक्ति का सशक्त उदाहरण हमारे बीच में बनखड़ी तहसीलदार बहन अंजू जी, हमारे मनोज जी, कृषि विज्ञान केंद्र में अभी आपको जो प्रशिक्षण देंगी बहन आकांक्षा जी, हमारे यहाँ पर वरिष्ठ वैज्ञानिक देवीदास जी, राजेंद्र जी, और यहाँ के सारे कार्यक्रमों को तमाम को देश दुनिया में पहुंचाने वाले राहुल जी, एवं यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं को नमस्कार करता हूं। जैसा कि ये आज का जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत जो प्रशिक्षण आपको प्रारंभ होने वाला है 5 दिवसीय का, तो हमको उस पर जाना चाहिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकारों को इस ओर चिंतन करने के लिए क्यों विवश होना पड़ा। प्राकृतिक खेती का एक सीधा सा अर्थ है, प्राकृतिक या प्रकृति हम सीधे से शब्दों में मतलब स्थानीयता के आधार पर जाने या हम हमारे परंपरागत ज्ञान के आधार पर हम बात करेंगे तो जैसा प्रकृति ने हमको दिया है उसी मूल स्वरूप में उसको परिवर्तित किए बिना या उसकी संरचना में कोई आमूलचूल परिवर्तन किए बिना कृषि करना, ये कैसे संभव है। जंगल में जो पेड़ पौधे उगे हैं, बहुत बड़े बड़े झाड़ पेड़ होते हैं 80 फीट 100 फीट तक के, क्या उसमें खाद पानी देने के लिए जाना पड़ता है? कभी कोई गया? क्यों जंगल इतने समृद्ध हैं? अगर इस विषय पर हमने चिंतन किया तो हम स्वभावतः प्राकृतिक कृषि की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होने लगे। बात आती है, मैं संतुलन से बात प्रारंभ करूंगा कि कोई किसी भी व्यवस्था में जब संतुलन की स्थिति होती है, चाहे वो हमारे घर परिवार की बात हो, चाहे भूमि से उत्पादन लेने की बात हो, जब तक संतुलन है तभी तक उत्पादन है। जैसे आप सब बहनें, हम सब परिवार में रहने वाले लोग हैं, पति पत्नी के बीच में भी नोकझोंक हो जाया करती, जब वो संतुलन की स्थिति में है तब तक तो बहुत अच्छा सामंजस्य और बहुत अच्छा परिवार चलता है। लेकिन किसी बात को लेकर एक पक्ष ज्यादा नाराज हो जाए या दूसरा पक्ष ज्यादा नाराज हो जाए, क्या स्थिति बनती है? क्या स्थिति बनती है? तुरंत झगड़े की स्थिति निर्मित हो जाती। यही का यही प्रकृति के अंदर हुआ। एक समय ऐसा था कि हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता थी, जनसंख्या के अनुपात में हमारा उत्पादन नहीं था या बहुत सी कृषि योग्य भूमि पड़त भूमि में पड़ी हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत हुई, सिंचाई की सुविधाएं आई, रासायनिक उर्वरक आए, लेकिन जब तक हमारी भूमि के अंदर जीवांश था हमने रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया, एक संतुलन की स्थिति बनी और उत्पादन बढ़ा। जैसे ही हमारा उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्न का, दलहन का या हमारी उपज का उत्पादन बढ़ा, तो हमने उसको वरदान मान लिया। लेकिन एक हम जब छोटी कक्षा में पढ़ते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में, तो एक हमें निबंध रटाया जाता है, विज्ञान अभिशाप या वरदान। लगभग सभी ने उसको पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं, और लिखा भी होगा हमने परीक्षाओं में उसके ऊपर कुछ ना कुछ। अगर संतुलन की स्थिति में है तो वरदान है, और असंतुलित अगर हो गया, जैसे यह डिबिया है, इसमें आज दुनिया की पूरी जानकारी है, हर एक देश की जानकारी हम खोज सकते हैं, देश के किस कोने में कहां पर क्या गतिविधि चल रही है हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन हमने अगर इन संसाधनों को सदुपयोग किया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी एक बात मनोज जी ने कही थी कि बच्चे जो हैं वो आत्महत्या की ओर
अग्रसर हो रहे हैं। वो दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम संचार माध्यमों की अधिकता का भी है एक तरह से, कि कोई गलत सूचना मिली या गलत कोई डांट फटकार हुई या कुछ वो सुने तुरंत निर्णय, गलत निर्णय अगर ले लिया तो वो गलत दिशा की तरफ भी जा सकता है। तो हमको किस मात्रा में किस चीज का कितना उपयोग करना है वो हमारे बुद्धि विवेक पर निर्भर होना चाहिए। अब आता हूं मैं प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती मिशन पिछले वर्ष नवंबर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई एक अभिनव योजना है। उसका उद्देश्य क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ रही है और आगे उद्देश्य क्या है और आगे जाकर उसका लक्ष्य क्या, लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं हम। मृदा के स्वास्थ्य को सुधारना प्रथम जो बात उसके अंतर्गत है, ऐसा ही है सर। मृदा जो हमारी भूमि बीमार हो गई है, वर्तमान में हम अंधाधुंध रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल के कारण, अनावश्यक कीटनाशकों के इस्तेमाल के कारण हमने हमारी मिट्टी का संतुलन बिगाड़ दिया है। वो असंतुलन की स्थिति में है। इसलिए आप देखें कि बेहतर से बेहतर जानकारी और बेहतर उर्वरकों का इस्तेमाल करने के बाद भी उत्पादन बढ़ने के बजाय दिन ब दिन गिर रहा है। उसका कारण है कि हमने हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब कर दिया। एक उदाहरण घर से ही मतलब मैं लूंगा, क्योंकि कोई भी बात या कोई भी प्रशिक्षण तभी पूर्ण होता है, तभी हमारे दिमाग में जाती है कि हम स्थानीयता के आधार पर परंपरागत रूप से उदाहरणों के साथ उसको समझें। जैसे आपने ये दीदी ने मान लीजिए सब्जी बनाई, सब्जी रखी है चूल्हे के ऊपर। अब सासू मां आई, उन्होंने कहीं सोचा अरे यार बहू इसमें नमक डालना भूल गई, 1 चम्मच नमक उन्होंने डाल दिया। फिर वो कोई काम में लग गई, आप भी कोई काम में लग गई। फिर बिटिया आई, बिटिया ने कहा यार मम्मी नमक डालना भूल गई, 1 चम्मच उसने और डाल दिया। फिर इतने में आपका ध्यान गया कि यार मैंने सब्जी रख दी थी चूल्हे के ऊपर, पता नहीं, आपने आके यार नमक डालना भूल गए। अब 1 चम्मच नमक आपने भी डाल दिया, क्या वो सब्जी खाने योग्य होगी? तो जानकारी के अभाव में यही स्थिति हमने हमारी मिट्टी के साथ कर ली। तो सर्वप्रथम मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारना। दूसरी बात, अगर मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा तो लागत कम होगी या नहीं होगी? अनावश्यक आप उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी एक आर्थिक बचत हुई। वो बचत कोई भी किसी भी तरह की बचत हो तो एक तरह से वो हमारी आय ही मानी जाएगी। तो इस माध्यम से अनावश्यक उर्वरकों के, अनावश्यक रसायनों के उपयोग से बचते हुए अपनी आय को बढ़ाना। तीसरी बात, जो बीमारियों की ओर मनोज जी ने भी इशारा किया था कि जिस तरह की बीमारियां दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। आज हम देखते हैं कि हमको पहले, आज से 20 साल पहले कभी सुनने को मिलता था कि हाँ फलां को वहां पर उस जिले में वो थे हमारे रिश्तेदार, उनके यहां पर कैंसर हो गया या कोई ऐसी बीमारी हो गई जो जिसने गंभीर रूप ले लिया। लेकिन आज हर गांव में और हर घर तक बीमारियां पहुंच गई। वो क्यों? क्योंकि जो जहर हम हमारी फसलों में डालेंगे वो जहर अनाज के रूप में हमारे शरीर में भी पहुंचेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका अंश जो है वो कंटेंट उसके अंदर रह जाते हैं। फिर बात आती है कि ये कैसे संभव होगा? तो ये केवल सरकारों के द्वारा लक्ष्य अगर दिया गया है कि हमको प्राकृतिक खेती की, कृषि की तरफ अगर कदम बढ़ाना है तो केवल सरकारी प्रयास या कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रयास या कृषि विश्वविद्यालयों के प्रयास या केवल वैज्ञानिकों के प्रयास के माध्यम से नहीं हो सकता। समाज के अंदर जब तक इस विषय में जागरूकता नहीं जाएगी, हर एक नागरिक अपना कर्तव्य मानकर उस पर विचार नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, तो कोई भी सरकारी प्रयास पूर्ण नहीं हो सकते। अब बात आती है कि आपको क्यों चुना? ये जो प्राकृतिक खेती मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जो है, इसमें आपको क्यों चुना? कि हमको कृषि सखी बनाना है, उनको हमको प्रशिक्षित करना है। ऐसा क्यों? आप बताइए, कोई बताइए।
ठीक बात, वो भी बात बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात जहां तक मैं सोच रहा हूं भाई साहब, सबसे बड़ी बात प्रथम गुरु मां होती है। मां अगर प्रशिक्षित होगी तो बच्चे भी कुछ ना कुछ अनुपात में अनुसरण करेंगे, और जब वो भी अनुसरण करेंगे तो परिवार स्वतः अनुसरण करने लगेगा। तो मातृ शक्ति में वो शक्ति है, चाहे हम साम्राज्यों की बात करें, देवी अहिल्याबाई होलकर की बात करें, रानी अवंतीबाई की बात करें, रानी दुर्गावती की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, जब आन बान और शान पर जब बात आ गई तो एक सुकोमल महारानी, उसने भी तलवार चलाने का और तीरंदाजी का और सब अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण लिया और शासन का संचालन किया। वो मातृ शक्ति में वो क्षमता है। अरे हम दूर क्यों जाएं, हमारे यहां की बात करें, हमारे यहां की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, अरे दूर ना जाएं, हमारे जिले में आ जाएं, हमारी कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना जी, अरे वहां भी ना जाएं, हम यहीं आ जाएं, हमारी तहसीलदार मैडम हमारे बीच में बैठी हुई है। कहने का अर्थ यह है कि मातृ शक्ति को अगर जागृत किया जाएगा, मातृ शक्ति के माध्यम से बच्चे अनुसरण करेंगे, परिवार अनुसरण करेगा और समाज अपने आप अनुसरण करने लगेगा। तो विषय तो काफी लंबा है, आगे तहसीलदार मैडम को भी किसी कार्यक्रम में जाना है, और यहां पर आपको प्रशिक्षण देने के लिए हमारे बहुत ही योग्य होनहार यहाँ पर पूरी वैज्ञानिकों की टीम है, और हमारी दीदी आकांक्षा जी भी आपके प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद हैं। तो इतने निवेदन के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि आप यहाँ पर आए हैं, पूरे मनोयोग के साथ में यहाँ पर प्रशिक्षण लें। और जो सरकार की बात है, सरकार की बात तो चलिए मान लीजिए कि वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई हैं राष्ट्र के अंदर कि हमको प्राकृतिक खेती तरफ जाना पड़ेगा, हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को बचाना है, हमें किसानों की आय को बढ़ाना है, हमें बीमारियों को दूर भगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उस चिंतन को हमारे मस्तिष्क में बिठा लें, हमारे मन में बिठा लें, उसको आत्मसात करें, और बाद में धीरे प्रशिक्षित होने के बाद में, मतलब उसके बाद में हम पूरे समाज में उसका प्रसार करें। जब समाज के छोटे छोटे प्रयास यहां से शुरू होंगे तो राष्ट्र अपने आप उन्नत होगा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व की जो भावना है और वर्तमान की जो आवश्यकता है वो फलीभूत होगी। अस्तु। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रबंधक आदरणीय, हमारे मुख्य अतिथि माननीय मैडम से निवेदन है कि आप भी हमारे प्रशिक्षणार्थियों को अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। आदरणीय मंच, हमारे आदरणीय धर्मी भाई साहब, समस्त यहाँ पे जो कृषि सखी आज यहाँ पे आई हुई हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। हमारा आज यहाँ पे जो प्रशिक्षण देने के लिए सभी कृषि विज्ञान की तरफ से स्टाफ है, आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज जैसे अभी आपने संबोधन किया कि हम आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि कर पाएं, लेकिन वास्तविकता ये हमें जो महसूस हुई है कि आज आप लोग, मनोज भाई साहब हो, भूपेंद्र भाई साहब हो, इनसे प्राकृतिक खेती के बारे में जो व्यावहारिक ज्ञान हमने अभी लिया है वो आपको तो ज्ञानवर्धन करेगा ही, साथ में हमारा भी ज्ञानवर्धन हुआ है। तो भाई साहब ने जो अभी ज्ञान दिया है, हमें जो जानकारी दी है, उसके पहले सभी जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। बाकी बहुत उपयोगी है भाई साहब, बहुत सभी की जो व्यवहारिक जीवन में आवश्यक आने वाली चीजों के बारे में आपने यहाँ पे सभी को ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप 5 दिवसीय कृषि सखी प्रशिक्षण प्राकृतिक खेती पे दिया जा रहा है, जो कि आपको यहाँ पे आवाज के साथ साथ ज्ञानवर्धन करेगा। अभी जो आप सभी को जिन बातों पे बोला, समझाया गया है और आपको जानकारी दी गई है, आपने इसमें क्या महसूस किया? आप बताइए कि इन जिन बिंदुओं पे जो भी मनोज भाई साहब, भूपेंद्र भाई साहब ने दिया, इसकी आपको पहले से जानकारी थी? आप बताइएगा।
बिल्कुल। तो आपने जो बात बोली कि आपको जानकारी थी, लेकिन कैसे अच्छे से करना है और इसका क्या उद्देश्य है, क्या तरीका रहेगा और आखिरी में हमें कहाँ तक जाना है, तो उसका उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को जो सभी है उनसे हटके आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, आपको चुना गया है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही ज्यादा खुश नसीब है या भाग्यशाली कहें कि भाग्यशाली है कि आपको इन सब से हटके आपको गुरु के रूप में, जैसा भी भाई साहब ने बोला, ग्रुप के रूप में चिन्हित करके आपको पूरे समाज को जागरूक करने के लिए यहाँ पे चुना गया है। तो आप इस पे बहुत गर्व कर सकते हैं और गर्व की बात भी है कि आप उस क्षेत्र में अग्रसर होने जा रही हैं जो आगे हमारे भविष्य का, अपने पूरे देश का भविष्य निर्धारित करेगा। जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरी अपनी सरकार का फोकस है प्राकृतिक खेती में, स्थिति परिस्थिति जो भी निर्मित हुई है, जैसे सभी पहलुओं पे अभी भाई साहब ने प्रकाश डाला है, चाहे वह हमारा स्वास्थ्य का विषय हो, मिट्टी की उर्वरकता हो या हमारे दूसरी दिनचर्या के विषय हो, सारे विषय आज इतना विकराल स्थिति में है कि उनको नियंत्रित करने के लिए हमारी गवर्नमेंट सरकार पूरे तरीके से प्राकृतिक खेती पे फोकस कर रही है और भविष्य में जो आने वाला समय है पूरी तरीके से इस पे निर्भर होगा। एक जो समय होता था, हम अपने दादा हो दादी हो उनसे सुनते थे कि उनने जो चीज खाई है बिल्कुल जो शुद्ध वाली चीज खाई है, चाहे दूध हो चाहे घी हो, गुड़ की अभी भाई साहब कर रहे गुड़ हो, तो वो उनकी गुणवत्ता कहें, उनका स्वाद कहें, वो इतना अच्छा होता था, इतना अलग होता था कि वो चीज आज हम अपने बच्चों को या खुद अपनी परिवार में उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। सब्जी से लेके फल से लेके दूध हो, पैकेट में जो सामान आ रहा है कुछ भी हो, आज उनकी शुद्धता नहीं बची है। तो ये सारी स्थितियों के चलते आज हम अपने समाज को कुछ नया देने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और हमारी सरकार उसी पे काम कर रही है। तो सबसे पहले आपका जो क्रम होगा वो वैसे तो आपको आपके जो प्रशिक्षण स्टाफ है, ट्रेनिंग स्टाफ में सर हैं, मैडम है, वो आपको आगे बताएंगी, लेकिन आपको मोटा जो नॉलेज रखना वो इस तरीके से होगा कि आज आप दुनिया की भीड़ से हटकर सबसे हटकर यहाँ पे एकत्रित हुए, ये आपकी सफलता का पहला कदम है। तो आपको अपना उत्साह बनाए रखना है। मनोज भाई साहब ने बताया कि पहले समाज इसको स्वीकार नहीं करता है, ये बोलते हैं कि इस काम से कोई सफलता नहीं मिलेगी, ये भी कहते हैं कि शायद ये इस चीज को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, ये नुकसानी वाला काम कर रहा है। तो ये चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आज इस प्रशिक्षण में 5 दिन में आप अपने आप को इतना मजबूत करके जाएंगे कि ये सारी बातें जो नकारात्मक बातें अब तक आने वाली हैं उनको आपको कैसे सकारात्मकता से बदलना है। किसी की नकारात्मक बातों से आके अपना लक्ष्य पे काम करना नहीं छोड़ना है। समस्याएं आएंगी, जैसा पहला साल बताया भाई साहब ने कि हाँ, उसमें अगर जितना आप इन्वेस्ट करते हैं वही आपका आमदनी होगी, जितनी आपने लागत लगाई वही आमदनी होगी। आपको हो सकता है ऊपरी कुछ फायदा ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगामी और वर्षों में आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप करेंगे, शुरुआत में आपका जितना लागत उतनी आमदनी होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे किसी भी चीज में जाए, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। आप कोई दुकान भी खोलते हैं, कोई स्टेशनरी की दुकान हो, किसी भी सामान की दुकान हो, वो खोलते हैं, पहले जितनी लागत होती है उतनी आमदनी में ही उतना चला जाता है सब उसका, लेकिन जो आमदनी फिर बढ़ती है तो वो तो उससे आगे बढ़ने से होती है कि आपका एक बार जो लागत का जो हो गया उसमें लग गई है वो फिर आगे आपकी कम होती जाती है। तो इस कारण से आपको पहले जो शुरुआती साल रहेगा उसमें इन सब अपना जो प्राकृतिक खेती का जो काम रहेगा उसको पकड़ के करना है। और जैसे अभी बताया भाई साहब ने कि सबसे पहले आप अपने घर में पेड़ लगा के उसको